याद रखिए, ना तो पश्चाताप आपके बीते कल को बदल सकता है और न ही तनाव आपका भविष्य संवार सकता है। हाँ, वर्तमान को अच्छे से जिए, वो आपको खुशियां अवश्य दे सकता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने कहा, बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने जिस तरह भारत की आवाज को विश्व तक पहुंचाया, उस पर मुझे गर्व। सरकार का 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत लोकतंत्र की जननी, पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का जनक बताते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बंद करना होगा पाकिस्तान को फंड। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेल्जियम से पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा उकसाया तो फिर अंदर घुसकर मारेंगे। बोले आतंकवाद को वैश्विक मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए, द्विपक्षीय समस्या की तरह नहीं। बेल्जियम में यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय संघ के सदस्यों से की मुलाकात। भारत अब मौसम पूर्वानुमान में विकसित देशों के बराबर देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का आपदा प्रबंधन जीरो कैजुअलिटी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा। देश बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों का सभी राज्यों के साथ समन्वय बताया जरूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता। क्रिप्टो करेंसी, साइबर सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और जलवायु वित्त जैसे अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। विभिन्न वित्तीय नियामक संस्थाओं के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों की मेजबानी की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के कड़े रुख से अवगत कराने के लिए हाल ही में विभिन्न देशों का दौरा किया था। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, डीएमके सांसद कनिमोझी, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, अनुराग सिंह ठाकुर, बासुरी स्वराज, निशिकांत दुबे, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी, भाजपा और अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर एक फोटो भी पोस्ट की, जिस पर उन्होंने लिखा, विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात की और शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और आतंकवाद के खतरे को खत्म करने की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को, यानी कि प्रतिनिधि मंडल ने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया, उस पर हम सभी को गर्व है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यूरोपीय संघ से पाकिस्तान के साथ संघर्ष के मुद्दे को भारत बनाम आतंकिस्तान के रूप में देखने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद पर भारत के कतई बर्दाश्त नहीं करने के रुख को भी रेखांकित किया। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि काजा कैलास के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत पाकिस्तान संघर्ष के बारे में पूछे गए सवाल पर टिप्पणी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ये दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं, ये वास्तव में आतंकवाद के खतरे के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसे भारत पाकिस्तान के तनाव के रूप में ना सोचें, बल्कि भारत आतंकिस्तान के रूप में सोचें, तब आप इसे समझ पाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, उस संदर्भ में ये भी आवश्यक है कि हम कभी भी परमाणु धमकी के आगे न झुकें। ये वैश्विक समुदाय के लिए एक साझा
और परस्पर चुनौती है। ये जरूरी है कि इस मामले पर मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ हो। Creating stronger economic and technology partnerships between major players, we believe, has acquired even greater value. It is with that perspective that we support the goal of concluding an ambitious and balanced India-EU FTA by the end of the year. We also see great benefit in holding an early meeting of the Trade and Technology Council. Allow me finally to make a few points about combating terrorism. We strongly believe that there must be zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations. In that context, it is also essential that we never yield to nuclear blackmail. This is a shared and interconnected challenge for the global community, and it is imperative that there is strong international cooperation and understanding on the matter. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेल्जियम और लग्जमबर्ग के भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर भारत की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि आतंकवाद को द्विपक्षीय समस्या के बजाय वैश्विक मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। Terrorism is not, a particular country's problem. Don't look at this because often, the media, which is not always free of bias, tends to present it saying, there is an India-Pakistan issue, or, this is about Kashmir. This is about terrorism. It is about a challenge which I told him. I said, look, it could be me today, it could be you tomorrow, it could be somebody else. What distinguishes this challenge is often in different countries, a group does it, a set of forces. It is very rare to have a country which openly uses it as a state policy. So, and this is something which people in Europe have to understand because that is not their experience. But we took the decision, as I said, we are not just unbroken, we are very determined. The decision to go in there and hit them. And to say thereafter, when Prime Minister Modi says Operation in Sindoor is not over, there's a clear message there saying we reserve the right to go after terrorists anytime, anywhere, if they have done harm to our people. Don't treat it as an issue between two countries. Don't think this is just India's problem. I mean, if you look, in fact, at the history of terrorism in the last 20-30 years, so many of these incidents eventually end up in Pakistan. The fingerprints, the trails, it's somebody from there who's done, all this. So that's right now, of course, the big issue. I felt it was important. I shared those the thought process behind what we set out to do. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आतंकवाद विषय पर आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और इसका जीवंत उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने कहा कि ये एक विरोधाभास है कि भारत और पाकिस्तान ने एक ही समय में स्वतंत्रता हासिल की, लेकिन आज जबकि भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में मान्यता दी गई है, पाकिस्तान ने वैश्विक आतंकवाद के जनक की उपाधि अर्जित कर ली है और इसे उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। साथियों, हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं। यह कितना भी विरोधाभास है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां मदर ऑफ डेमोक्रेसी की पहचान मिली है, वहीं पाकिस्तान को फादर ऑफ द ग्लोबल टेररिज्म की उपाधि मिली है और इस नजरिए से देखा जाता है। साथियों, पाकिस्तान ने हद में हमेशा आतंकवादियों को पनाह दी है। अपनी जमीन पर उन्हें ट्रेनिंग और कई तरह की मदद देते रहते हैं। पहलगाम तो सिर्फ एक उदाहरण है।
पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के गुनाहों की लिस्ट मैं बताना चाहता हूं उत्तराखंड के बहनों भाइयों की बहुत ही लंबी है और पाकिस्तान हर बार आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश में सदैव लगा रहता है। इसलिए जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सिर्फ आतंकवादियों को नहीं बल्कि हम केवल आतंकवादियों को ही नहीं बल्कि उन्हें मदद करने वाले पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से खत्म कर दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को विदेशी वित्त पोषण रोकने का आग्रह करते हुए कहा कि आतंकवाद की ऐसी नर्सरी है जिसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष नामित करने के हाल के फैसले पर भी आश्चर्य व्यक्त किया। साथियों, मैं मानता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जिम्मेदारी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर है तो वह है संयुक्त राष्ट्र संघ। विडंबना क्या है? आज दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में यूनाइटेड नेशन ने के कई निर्णयों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। साथियों, सबसे हालिया उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयर यानी उपाध्यक्ष बनाया गया है। और हैरानी की बात यह है कि यह काउंटर टेररिज्म पैनल 9/11 हमले के बाद गठित किया गया था। और हम जब जानते हैं कि 9/11 का हमला किसने किया था और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि उस हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान ने शरण दी थी। यह तो एक तरह से बिल्ली से दूध की रखवाली करवाने वाली बात है मित्रों। और पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयर और यानी उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? आज मैं इस फोरम से कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला है बल्कि मैं मानता हूं कि आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था की गंभीरता पर यह गहरा प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का उल्लेख करते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया हथियार और रक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि भारत अब विदेशी रक्षा उपकरणों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। साथियों, हमारी सरकार ने आतंकवाद से निपटने के साथ साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई सोच के साथ नई रणनीति भी अपनाई है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसके सबसे मजबूत स्तंभों में एक है हमारा रक्षा का क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर। और जब कोई राष्ट्र अपने सुरक्षा उपकरण, अपने हथियार, अपने लड़ाकू विमान और मिसाइलें खुद बनाना शुरू कर दे तो वह न केवल खुद पर विश्वास करना सीखता है बल्कि दुनिया को भी यह संदेश देता है कि अब हम आत्मनिर्भर हैं, सक्षम हैं और हम किसी के मोहताज नहीं हैं। साथियों, भारत के रक्षा क्षेत्र में 2014 के बाद से कई उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती देना यह सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से रहा है। और उसके लिए पिछले 11 वर्षों में देश का रक्षा बजट जो 2013-2014 में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था, अब वह बढ़कर 2024-25 में लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का हो गया है केवल डिफेंस का बजट। साथियों, आज भारत की सेनाओं के पास केवल इंपोर्टेड हथियार नहीं है बल्कि इसी देश में बने मिसाइलें, टैंक, अन्य सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हमारी अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें आज दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं और ये सब भारत में ही बनी हैं, भारतवासियों के हाथों से बनी है। साथियों, आपको जानकर सुखद अनुभूति होगी कि आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में लगभग 35 टाइम्स बढ़ गया है, 35 गुना बढ़ गया है 2014 की तुलना में। और 2013-2014 में भारत से होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट जानते हैं कितना था?
686 करोड़, 686 करोड़। आज वह बढ़कर मोर देन 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। करीब 100 देशों को हमारे देश से बने हुए डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हमारा यह लक्ष्य है कि इस साल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए और 2029 आते आते यानी मोदी जी का यह तीसरा कार्यकाल समाप्त होते होते वह 50,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट पहुंच जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि एक दशक पहले तक हमारा देश मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में काफी पीछे था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश इस क्षेत्र में विकसित देशों के समकक्ष पहुंच गया है। देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से राज्यों के साथ समन्वय में कुशल बाढ़ प्रबंधन की दिशा में काम करने को कहा। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का आपदा प्रबंधन जीरो कैजुअलिटी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें इस मामले में विश्व में नंबर 1 बनना है। उन्होंने देश में बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए उठाए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की समीक्षा की और पिछले वर्ष की बैठक में लिए गए निर्णयों पर उठाए गए कदमों पर चर्चा भी की। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय, NDMA और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर को ग्लेशियल झीलों की बारीकी से निगरानी करने और किसी भी प्रकार के विस्फोट की स्थिति में समय पर कदम उठाने की सलाह भी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को विनियामकों और विभागों से दावा न किए गए जमा को सही मालिकों को वापस करने और KYC प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने को कहा है। वित्त मंत्री ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और सही दावेदारों के दावों पर तेजी से कदम उठाया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने परिषद से सक्रिय कदम उठाने का आह्वान किया ताकि नागरिकों को वित्तीय क्षेत्र में KYC से संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में सहज अनुभव मिल सके। इस दौरान भारतीय प्रतिभूति बाजार में भारतीय मूल के लोगों समेत अनिवासी भारतीयों के लिए डिजिटल रूप से जोड़े जाने सहित KYC प्रक्रिया के सामान्य मानदंडों, सरलीकरण और डिजिटलीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस दौरान साइबर सुरक्षा विनियमों, क्षेत्रीय तैयारियों और वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम यानी FSAP 2024-25 की सिफारिशों के विश्लेषण के आलोक में FSDC ने वित्तीय क्षेत्र विशिष्ट साइबर सुरक्षा रणनीति के जरिए भारतीय वित्तीय क्षेत्र के साइबर रेसिलियंस फ्रेमवर्क को मजबूत करने पर विचार किया। जकार्ता में 11 से 14 जून तक हो रहे इंडो डिफेंस 2024 इंडिया पेविलियन में DRDO भविष्य के लिए तैयार रक्षा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन कर रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की अनूठी मिसाल है।
इस बीच जानकारी है कि भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेगी। पिछले 11 वर्षों में भारत के रक्षा विनिर्माण में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। वर्ष 2023-24 में देश ने अपना अब तक का सबसे अधिक रक्षा उत्पादन दर्ज किया, जो 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये वर्ष 2014-15 के 46,429 करोड़ की तुलना में 174% की तीव्र वृद्धि से आगे बढ़ रहा है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं एक विशेष वीडियो के साथ। ये वीडियो देखिए, मुझे दीजिए आगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। In just 11 years, India has rewritten its defense story, no longer the world's largest importer, but now a serious global supplier. What began with self-reliance has evolved into global reassurance. From missile systems and naval platforms to joint command exercises, India is setting a new security benchmark. This is Shakti Bhi, Strategy Bhi, where strength inspires trust. India clocked 23,622 crore rupees in defense exports in FY25, a 34-fold increase since 2013 to 14. Over 100 countries now rely on India for radars, protective gear, drones, and battlefield tech. This isn't a national milestone, it's a strategic realignment in global supply chains. Akash Air Defense, shortlisted by Vietnam, Brazil, Armenia. Pinaka Rockets, interest from Indonesia, Africa. BrahMos, operational in the Philippines, deals advancing with Argentina, Vietnam. Indian systems now anchor security doctrines abroad. India leads high-impact drills. Youth Abhyas with USA, Garuda with France, Indra with Russia, Surya Kiran with Nepal. These exercises drive tactical trust and interoperability. India is a preferred partner in preparedness. India is indispensable to global security. J.D. Vance, U.S. Vice President. Defense co-production with India is a strategic imperative. France. During Operation Sindoor, UK, Israel, France, Netherlands backed India's sovereign response to terror. India today is not a participant, it's a pillar. India has offered $200 million to modernize Angola's military, joined Europe's combat drone program, and launched space-based surveillance projects. It's not just exporting systems, it's exporting strategic stability. India's defense rise is rooted in purpose, refined through partnerships, and respected across continents. This is India's moment and world is affirming it.